नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरा चैनल फाइनेंशियल प्लानिंग। आज का भी मेरा टॉपिक है फाइनेंशियल प्लान कैसा करने का। क्यों हम लोग हर चीज़ का प्लान करते हैं, फिर भी फाइनेंस के बारे में कभी भी प्लान नहीं करते। पर चाहे वो सीए रहने दो, चार्टर्ड सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंट रहने दो, या एमबीए रहने दो, या फाइनेंस के बारे में अच्छा पढ़ा लिखा आदमी रहने दो, अपना पर्सनल फाइनेंस के बारे में कभी सीरियसली नहीं लेता। इसके लिए ये वीडियो स्पेशली 35 to 40 के अंदर कॉलम के लिए। क्यों? अब तक वो लोग सेविंग नहीं किया, कुछ प्लान नहीं किया, उनके लिए थोड़ा आसान तरीके से 15 पॉइंट्स है, टिप्स है, वो एक वन बाय वन में बोलते जाएगा। नंबर वन, आपका सैलरी आप सही से एलोकेशन करना चाहिए, मतलब डिवाइड करना चाहिए, कितना कितना किधर किधर खर्चा करना चाहिए। पहले मैं बताया था पहले के वीडियो में 50 30 20 सही है। ये किसके लिए? ये 25 ईयर से सेव करने स्टार्ट कर रहे हैं, उनके पास टाइम भी है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी सोचने होने का टाइम है। इसके लिए अभी 35 to 40 में तो टाइम कम है हमारे पास, ज़्यादा काम नहीं कर सकते। हमको रिटायरमेंट भी लेने का 30 साल होते हम लोग सोचेगा और 20 साल काम करने का, कोई सोचेगा 40 होते सोचेगा और 5 साल काम कर। इसके लिए आपका सेविंग इनकम में 30% आपको बेसिक थिंग्स के लिए, करेंट बिल, घर का खर्चा, स्कूल फीस, वो कुछ भी है, वो 30% में आप एडजस्ट करना चाहिए। बाद में 30% आप कुछ लोन है तो वो बढ़ते ही जाना चाहिए, तब 60% तो गया आपका। और 30% आपका फ्यूचर के लिए, रिटायरमेंट प्लान या कुछ भी आगे के लिए आपको पैसा चाहिए, इन्वेस्ट करके 30% रखना चाहिए। 90% हो गया अभी, अब बचा 10%। 10% में आपको वीकेंड को किधर भी जाने का, या ईयरली पिकनिक जाने का, टूर जाने का, कुछ भी आपके एंजॉयमेंट के लिए वो 10% आप रखना चाहिए। वो है वो कि 10% उड़ाने का भी नहीं, खूब ज़रूरत है तभी खर्चा करना चाहिए। तब आप फाइनेंशियली प्लान किया तो इस तरह से, तब आप आगे किसी से उधार लेने का, या लोन करने का, या क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर कर लो इंटरेस्ट में ईएमआई भरने का, इसमें आप बच सकते हैं। भले आपको थोड़ा मुश्किल दिखेगा स्टार्टिंग में, 1 महीना 2 महीना में, बाद में आपको आदत से हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड बोलते क्या, आपको 30% महीने का खर्चा में ऊपर नहीं करने को बोला। वो 30% कितना है? फॉर एग्जाम्पल आपका 1 लाख रुपए है तो 30,000, 30,000 into 6, उतना अमाउंट आप एक इमरजेंसी फंड में रखेगा तो कभी भी किसी को डिपेंड होने का जरूरत नहीं पैसे के लिए। इमरजेंसी कभी भी आ सकता है। इमरजेंसी कुछ किसी को बोल कर नहीं आता, मैं आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ, कभी भी घर में कोई खर्चा ज़्यादा आ सकता है। तब 30%, आपका 30% दिन महीने का खर्चा into 6, उतना पैसा आप इमरजेंसी फंड में रखेगा। तो इमरजेंसी फंड बोलते क्या, सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, लिक्विड फंड में रख सकते हैं, बस आपको आसानी से आपका हाथ में आना चाहिए। उसके लिए 1 हफ्ता 2 हफ्ता वेट करने का ज़रूरत नहीं है। ऐसा कौन सा भी सेविंग में आप रखेगा तो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी आना चाहिए। ऐसा नहीं घर में कबर्ड में रख कर इमरजेंसी कभी भी काम आए, ऐसा नहीं, उसमें उसका वैल्यू कम हो जाता है। इसलिए इमरजेंसी फंड दूसरा पॉइंट है, रखना चाहिए। नंबर 3, इंश्योरेंस। अपना हम इन्वेस्ट करें, सेविंग करें, सब करें, सही है, फिर भी किधर भी ऊपर नीचे हो गया, हम एक्सपायर हो गया, डेड हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, कुछ भी हो गया, तो फैमिली को तो फाइनेंशियली सपोर्ट तो चाहिए। हम लोग इंश्योरेंस बनाना पड़ेगा। हम लोग क्या गलती करते हैं, वाइफ का नाम इंश्योरेंस बनाता है या बच्चे का नाम है, बताओ, उनको इंश्योरेंस का ज़रूरत नहीं है। हम मर गए तो उनको कवर मिलना चाहिए। क्यों? फाइनेंशियली और लोग किसी को डिपेंड होना चाहिए। इसके लिए इंश्योरेंस, घर में कौन कमाता है उसका नाम में रहना चाहिए, फैमिली का सब आदमी का मेंबर का नाम में इंश्योरेंस का ज़रूरत नहीं है। नंबर 4, मैं पहले बोला लाइफ इंश्योरेंस चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस किसको चाहिए? घर में कौन कमाता है, घर का कौन मेन मेंबर है, उसका वजह से हमारा गुजारा चलता है, उसके वो हेल्थ इंश्योरेंस फैमिली में सबको चाहिए। क्यों? एक बार हॉस्पिटल का डोर देखेगा तो भी 5 10 15 हज़ार कैसे जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। एडमिट हुआ, छोटा से छोटा ऑपरेशन तो लाखों रुपए खर्च होता है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस है तो हमारा बुरा टाइम में हमको हॉस्पिटल से घर लेके आ सकता है, हमारा दवा भी कर सकता है वो, और हमारा नुकसान से बचा सकते हैं हमको। और हमारे इन्वेस्टमेंट करना पैसा हॉस्पिटल डालने का ज़रूरत नहीं। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस करने से पहले हम लोग कुछ उसका रूल्स है वो चेक करना चाहिए। और एडमिट होने का पहले का कितना दिन पहले का वो कवरेज लेते हैं, बाद में कितना दिन का लेते हैं। और बेड का चार्ज हम लोग फिक्स नहीं लेना चाहिए। कभी किसी किसी हॉस्पिटल में बेड का चार्ज सेम नहीं रहता, किसी में ज़्यादा रहता है, कम रहता है। हम लोग फिक्स लेगा तो बाद में हम खुद का हाथ से पैसा भरना पड़ेगा। क्लेम सेटलमेंट देखना चाहिए।
वो हॉस्पिटल का टाई अप कितना, वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप कौन सा हॉस्पिटल में, आपका घर का नज़दीक है क्या, वो भी चेक करना चाहिए। आप लेगा 50 किलोमीटर दूर का हॉस्पिटल का इंश्योरेंस लेगा, उसमें फ़ायदा नहीं है। इमरजेंसी टाइम में आप वही हॉस्पिटल में नहीं भाग सकते, इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी है। नंबर 5, ये अभी तक कौन सा वीडियो में भी नहीं बताया मैंने, 45 के बाद कौन सा भी लोन करने को मत चाहिए। क्यों? 45 के बाद आदमी सोचते हैं कब रिटायर्ड होगा, कब रिलैक्स करेगा, कब अपना घर में बैठेगा आराम से और न्यूज़पेपर पढ़ेगा। इसके लिए 45 के बाद कौन सा भी बड़ा अमाउंट लोन लेने को मत चाहिए, क्योंकि 45 के बाद आप लोन लेने को जाएगा, रिटायरमेंट होने तक आपको काम करता रहना पड़ेगा, आपका सेविंग नहीं होगा, आपका खर्चा होगा, आपको ईएमआई भरना पड़ेगा। इसके लिए 45 के बाद आप रिलैक्स का टाइम है, रिटायरमेंट बोल कर नहीं है। 45 के बाद आपका खर्चा भी ज़्यादा है, जिम्मेदारी भी ज़्यादा है, इसके लिए उसके ऊपर और ये लोन रहेगा तो आपको रिटायरमेंट का टाइम में बहुत मुश्किल हो जाए। इसके लिए 45 के बाद कौन सा भी लोन लेने को अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि उससे दूर रह जाएंगे। नंबर 6, होम लोन लेते वक्त कभी भी जॉइंट अकाउंट में लीजिए। फॉर एग्जांपल आप ले रहे थे, आपका वाइफ का नाम में भी ले लीजिए। उसमें क्या फ़ायदा होता है आपको, टैक्स बेनिफिट उसमें फ़ायदा होता है, और होम लोन में बहुत कुछ बेनिफिट मिलते हैं टैक्स बचाने के। इसमें आप दोनों को भी उसमें फ़ायदा हो जाता है। इसके लिए होम लोन लेते हैं तो कभी भी जॉइंट अकाउंट में ले लीजिए। नंबर 7, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए जॉइंट अकाउंट ओपन, सेविंग अकाउंट, सॉरी जॉइंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट ओपन करते वक्त जॉइंट अकाउंट में ओपन करते हैं। उसमें क्या, किसी एक का सिग्नेचर में भी इमरजेंसी के टाइम में आप पैसा निकाल सकते हैं, या किसी एक को कुछ ऊपर नीचे हुआ तो भी वो अकाउंट हैंडल कर सकते हैं। इसके लिए उसका पीछे आपका डॉक्यूमेंट, नॉमिनी ऐसे बोलकर पीछे बैंक का पीछे भागने का ज़रूरत नहीं। नंबर 8, फाइनेंशियल प्लानिंग का, कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो कैसा मैंने सेविंग अकाउंट जॉइंट अकाउंट में लेने को बोला, ऐसा प्रॉपर्टी भी जॉइंट अकाउंट में लेगा तो कौन मेन नॉमिनी है, उसको कुछ ऊपर नीचे हो गया तो भी आपको लीगली प्रोसेस के लिए, या आपको साबित करने के लिए आपका वाइफ है या हस्बैंड है या कुछ है बोलकर ये प्रॉपर्टी आपका कब्जे में करने के लिए अब लीगली भागने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपका नाम में हो जाएगा। उसमें कभी भी मेन नॉमिनी, मेन कौन मेन किसका नाम है प्रॉपर्टी, वो एक्सपायर हो गया तो बहुत खर्चा करना पड़ता है, बहुत डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है। इसके लिए जॉइंट अकाउंट में रहेगा तो जॉइंट प्रॉपर्टी में लेगा तो ऑटोमेटिक वो आदमी मर गया, कौन मेन है वो मर गया तो भी उसका वाइफ है या कोई भी है उसका, उनको ऑटोमेटिक उनका प्रॉपर्टी उनका नाम में ट्रांसफ़र हो जाता है। नंबर 9, हम इन्वेस्टमेंट पूरा करते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं, सब कुछ करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो कौन सा डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, सब कुछ देते हैं। फिर भी एक गलती किधर करते हैं, हम नॉमिनी मेंशन नहीं करते। इसमें क्या होता है, हमको कुछ ऊपर नीचे हो गया तो हमारा फैमिली को बहुत तकलीफ होता है, हमारा पैसा उनको लेने को बहुत कोर्ट से लीगली परमिशन लेना पड़ता है, डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत अपना पैसा के लिए अपने को भागना पड़ता है। इसके लिए नॉमिनी का मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। नॉमिनी कभी भी चेंज भी कर सकते हैं, फिर भी नॉमिनी डालना चाहिए। नंबर 10, आपका सब डॉक्यूमेंट सेफ जगह पर रख दीजिए। सेफ जगह पर बोलते तो एक ही बैंक लॉकर में या घर में लॉकर में, फिर भी उसके कॉपी बनाकर, फोटो कॉपी बनाकर ये 2-3 जगह पर रख दीजिए। कभी कभी आपको कुछ हुआ तो भी आपका घर वालों को डॉक्यूमेंट ही मालूम नहीं पड़ता है किधर है, डॉक्यूमेंट ही मालूम है तो उनको कैसा मालूम पड़ेगा आपका इन्वेस्टमेंट किधर है, या आपको किधर इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टी लिया या कितना मार्केट में इन्वेस्ट किया या कुछ भी, या उनको डॉक्यूमेंट नहीं तो वो लोग कैसा मालूम पड़ेगा। मालूम है तो भी बिना डॉक्यूमेंट उनको कुछ मिलेगा भी नहीं, नॉमिनी कर कर आपका काम खलास नहीं हो गया, उसका डॉक्यूमेंट भी संभाल कर रखना पड़ेगा। 11, आप अलग अलग बैंक में अकाउंट ओपन करें आपके पास बहुत पैसा है तो। क्यों? बैंक में पहले 1 लाख तक आपको सेफ्टी था, अभी 5 लाख तक हुआ है। क्यों? बैंक कुछ डूब गया, आग लग गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया कल, तब आपका 1 करोड़ है तो आपको 5 लाख तक ही मिलेगा एक बैंक में। इसलिए अलग अलग बैंक में अलग अलग ब्रांच में थोड़ा पैसा रखेगा तो भी आपका पैसा सेफ्टी हो जाएगा। इसके लिए आप बैंक में उतना आपको फ़ायदा तो नहीं होगा, इससे अच्छा आप दूसरा में शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड में डालेंगे तो ही फ़ायदा है। फिर भी आप बैंक में रखा तो भी अलग अलग बैंक में रखे तो आपका पैसा थोड़ा सेफ्टी रहेगा। रूम नंबर 12, मैं पहले कैसा बताया, बैंक में 5 लाख तक सेफ्टी है बोलकर, वही हम लोग लॉकर में रखेगा तो उसमें कुछ सेफ्टी नहीं। क्यों? बाहर आ गया, कुछ अर्थक्वेक हो गया या चोरी हो गया, आग लग गया तो तब आपका कितना वैल्यू का लॉकर में वो बैंक जिम्मेदार नहीं है। क्यों? बैंक उसमें कितना क्या है कुछ वो चेक नहीं करता है।
आपके पास एक चाबी रहेगा, बैंक के पास एक चाबी रहेगा, दोनों की डालेगा तभी वो ओपन होगा। इसके लिए अलग अलग बैंक में आपके पास बहुत संपत्ति है, आप घर में नहीं रह सकते, रिस्क है, तब अलग अलग बैंक में 2-3 लॉकर ओपन कर कर उसका आपको रेंट देना पड़ेगा। फिर बहुत नुकसान होने से थोड़ा खर्चा करेंगे तो मुश्किल नहीं, इसलिए अलग अलग बैंक में लॉकर ओपन करके आपका संपत्तियाँ बचा सकते हैं। नंबर 13, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हमारा भरना हक है, फिर भी हमको गवर्नमेंट बहुत मौका देते हैं। किसी से में इन्वेस्ट करेंगे तो ETC का हिसाब से टैक्स कम कर सकते हैं, 1.5 लाख तक कम कर। इसके लिए हम लोग उसके बारे में हमेशा अपडेट रखना चाहिए, नहीं तो हमको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, नहीं तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसके लिए इनकम टैक्स के बारे में तो मालूम नहीं तो भी अपना CA से या हम उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालते रहेगा तो हमको आगे आसान हो जाएगा। नंबर 14 बहुत ज़रूरी पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट करने को मैं पहले स्टार्ट में पॉइंट 1 में बोला था 30%। वो 30% किधर करेगा? शेयर मार्केट में करेगा, म्यूचुअल फंड में करेगा, लिक्विड फंड में करेगा, हाइब्रिड फंड में करेगा, या सेविंग अकाउंट में रखेगा, डिपॉजिट में रखेगा? हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। हम लोग, हमारा मेन पॉइंट क्या है? इन्फ्लेशन को मारकर हमारा इंटर रिटर्न्स आना चाहिए, तभी हमारा पैसे का ग्रोथ होता है। इसके लिए हम लोग एक फाइनेंस एडवाइजर को थोड़ा पे कर कर उससे एडवाइस लेकर भी हम अच्छे इन्वेस्ट कर सकते हैं। भले पहले पे करेगा तो भी लंबा टाइम में हमको बहुत प्रॉफिट होगा। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानर भी आज के तारीख में हर चीज़ में प्लानर है, अभी वेडिंग प्लानर है, हर चीज़ में प्लानर है। इसके लिए फाइनेंस में फाइनेंशियल प्लानर भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? वो हमारा फाइनेंस के ऊपर स्टडी कर कर हम कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना टाइम, हमारा गोल क्या है, वो पर स्टडी कर कर वो हिसाब से हमको किधर इन्वेस्ट करने का आसानी से बोल सकते हैं। नंबर 15 फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हमारा पोर्टफोलियो। बोलते तो हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं या फिक्स डिपॉजिट में, वो 6-6 महीने में एक बार हम चेक करना पड़ेगा किस में हमको ज़्यादा फायदा आ रहा है, किस में हमारा पैसा अटक गया है। तब हमको एक आइडिया आता है एग्जिट करने का, क्या एंट्री करने का। इसके लिए 6-6 महीने में एक बार चेक करेगा तो भी हमको आइडिया आता है हमारा फाइनेंशियल गोल किधर तक पहुंच रहे हैं या क्या गलती कर रहे हैं, किधर सही कर सकते हैं। दोस्तों, ये 15 पॉइंट से मैं एक वीडियो बनाने का कोशिश किया। आप लोग पसंद अगर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, आपको शेयर दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।